बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं फार काज़मी। तारीख ने कल दो मंजर देखे। अमेरिका में पाकिस्तानी वज़ीर खिताब कर रहे थे तो उनके सामने एक जम्मे गफीर था, एक हजूम था, पढ़े लिखे और पैसे वाले लोगों का, जिनका ओढ़ना बिछोना जीना मरना सब डॉलर्स में है, जिनको महंगाई से कुछ लेना देना नहीं, जिन्हें बिजली के जायद बिलों का बिल्कुल सामना नहीं, जिन्हें गैस की किल्लत का कोई मसला नहीं, जिसको बेरोजगारी का अफरीत नहीं सताता, जिनका एक कमाने वाला और पूरा टब्बर खाने वाला नहीं होता, जिनको गमे रोजगार नहीं सताता, जिन्हें बच्चों की तालीम वालिदैन के इलाज की कोई परेशानी नहीं। दूसरा हजूम फैसलाबाद में था, जिन्हें इन सब मसाइल का सामना है जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया है, जिनका जीना मरना ओढ़ना बिछोना जागना सोना डॉलर में नहीं होता, सब रुपए में होता है, जिनको महंगाई सताती है, जिनको आटे दाल और रोटी की फिक्र है, जो ये समझते हैं कि जिस लीडर ने उनकी जिंदगी को बेहतर किया उसको जेल में डाल दिया गया और मुल्क में जमहूरियत नाम की कोई शय नहीं है, इंसाफ का फुकदान है। ये क्लास अब समझती है कि इस मुल्क में डॉलर माफिया हावी हो चुका है, जिसको गरीबों की कोई परवाह नहीं। मुश्किलात हैं तो गरीबों और मिडिल क्लास लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जिन्होंने पाकिस्तान में रहना है। अमेरिका में खान साहब ने जिस क्राउड से खिताब किया वो यकीनी तौर पर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, मेरे मुल्क के लोग हैं। और मरीम नवाज ने फैसलाबाद में जिस हजूम से खिताब किया वो भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है। ये नए और पुराने पाकिस्तान की दो तस्वीरें जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब को लोग प्यार करते हैं और पाकिस्तानी कौम जिससे प्यार करती है उससे खुलकर प्यार का इजहार भी करती है। ओवरसीज पाकिस्तानियों की इतनी बड़ी तादाद शायद ही किसी एक मुकाम पर इस तरह जमा हुई हो, शायद ही किसी पाकिस्तानी लीडर ने बैरून मुल्क किसी भी जलसे की इतनी बड़ी तादाद से खिताब किया हो। हाँ, सबको देखने और सुनने के लिए लोग बड़ी तादाद में आए। ना सिर्फ अमेरिका बल्कि यूरोप के कई ममालिक से भी लोग अमेरिका पहुंचे और सब उस वजीर आजम को देखना सुनना मिलना चाहते थे जिसने पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का नारा लगाया। भारतीय वजीर मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने जो मेडिसन स्क्वायर पे जो पब्लिक उनके इस्तकबाल के लिए आई थी वो इस तादाद से कम थी। तकरीबन 18,000 लोग मोदी साहब के इस्तकबाल के लिए आए थे और तकरीबन 20,000 से ज्यादा लोग खान साहब को देखने आए थे। खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों बहुत मकबूल हैं। अपने मुल्क में तो शायद खान साहब की मकबूलियत वो नहीं रही, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों में उनकी अच्छी खासी मकबूलियत है। और खान साहब से इसीलिए हम बार बार गुजारिश करते हैं कि खान साहब लोग आपको हीरो की नजर से देखते हैं, आपको निजात दहिंदा समझते हैं, आप पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर छोटी छोटी बातों झगड़ों जाती अनाज से निकल जाएं, अपनी बातों का भरम रखें, वादों से यू टर्न न लें तो पूरी दुनिया आपसे प्यार करेगी। लीडर पूरी कौम को एक नजर से देखता है और हुक्मरान ये देखता है कि उसका मुखालिफ कौन है। हाँ, सब अगर ओवरसीज पाकिस्तानियों से ये कहते, ये ओवरसीज पाकिस्तानी इंजीनियर डॉक्टर वकील और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, अगर खास अब उनसे ये कहते कि पाकिस्तान आपका मुल्क है और एक साल में मैंने पाकिस्तान के हालात ऐसे कर दिए हैं कि आप पाकिस्तान वापस आ सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, अब ना कोई रिश्वत मांगेगा ना कोई तंग करेगा। अगर ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो पाकिस्तानियों को रोजगार मिलेगा, गुर्बत खत्म होगी, आमदनी में इजाफा होगा, सरमायाकारी होगी तो कारोबार बढ़ेगा, पाकिस्तान और पाकिस्तानी दोनों अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। लेकिन खान साहब ने इनमें से एक बात भी नहीं की और यूं लगा जैसे वो डॉलर क्लास को सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि जो काम उन्हें मिला था वो उन्होंने पूरा कर दिया। प्रोग्राम में और भी अहम मौज़ूआत शामिल है, देखते हैं हाईलाइट। जब हुकूमत से डिलीवरी की तवक्को की जाती है तो हुकूमत ने जहाँ तक तो एहतसाब था उसकी पटारी को तो भर दिया है,
लेकिन डिलीवरी की पटारी अभी तक खोली भी नहीं है। ये सवाल ज़रूर पैदा होंगे, मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर पे शुरू होंगे और अगले साल ये बढ़ जाएंगे कि हुकूमत की डिलीवरी कहाँ है, हुकूमत ने किन शोबों में कौन सी तब्दीलियाँ लेके आनी है और लेके आई है। कहते हैं कि जब जुल्म, जबर, आमरीत, वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो वो भी साथ मिल गया है। फिर नून लीग जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है वो भी साथ है। 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। तो सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बता दूं कि अपोजिशन तो कहीं से भी स्ट्रांग नहीं है। अपोजिशन तो पॉलिटिक्स पे चलती है, मॉरल ग्राउंड्स के ऊपर चलती है, तो सेनेट में पता चलेगा। और आप एक दूसरे को जी और आप एक दूसरे को पार्लियामेंट में या हर महाज के ऊपर जो है वो आप एक दूसरे को क्लोजली देखता है अमेरिका चाइना के साथ ताल्लुकात को, CPEC को। ये बैलेंस कैसे रखना पाकिस्तान के लिए मुमकिन होगा फ्यूचर में, खबर चाइना एंड अमेरिका? आयशा थोड़ा सा आपको इस पे ये जो विजिट हुआ है मुमकिन इमरान खान का, के पीछे जो बुनियादी किरदार जिस शख्स ने अदा किया वो ये नाम है एक लिंडसे इनका लिंडसे ग्राहम की बात, सेनेटर रिपब्लिकन्स। टीवी और एसी और दीगर और एसी वगैरह उसको बोलो हम पहले ही रहने बैरकों में रहने के काम और कुछ आम खबरें आप शेयर करते हैं। वज़ीर इमरान खान आज अमेरिकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। वज़ीर अमेरिकी सदर से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचेंगे तो ट्रंप उनका इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान आज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8:45 पर अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। उनके साथ वज़ीर खारजा शाह कुरैशी, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और वज़ीर मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी होंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दौरान पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ताउन बढ़ाने, क़याम अमन को यकीनी बनाने और मुआशी इस्तेहकाम पैदा करने जैसे अमूर के अलावा तजारत, तवानाई, दिफा और जनूबी एशिया में इंसदादी, दहशतगर्दी जैसे अमूर भी ज़ेरे गौर आएंगे। इमरान खान ने वर्ल्ड बैंक के सरबराह डेविड मिलपास और कायम मुकाम MD IMF डेविड डेल्पन से भी मुलाकात की। मुलाकात में प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों की तरक्की में वर्ल्ड बैंक के किरदार को सराहा और IMF बोर्ड के पाकिस्तान के लिए पैकेज की मंजूरी पर इजहार तशक्कुर किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने कहा है कि इमरान खान को बता दिया जाए हम बैरकों में रहने के आदी हैं। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट केस की समाअत के दौरान आसिफ जरदारी रोस्टरम पर आए और उन्होंने शहजाद अकबर के बयान का अखबारी तराशा पेश किया, जिसमें शहजाद अकबर ने यह दावा किया कि आसिफ जरदारी की 32 जायदादें हैं। आसिफ जरदारी ने कहा कि अदालत शहजाद अकबर को तलब करके इस बारे में पूछे। अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ी ने सवाल किया, इमरान खान कहते हैं अमेरिका से वापसी पर आपसे सहूलियात वापस ले लेंगे, जिस पर आसिफ अली जरदारी ने कहा सहूलतें हैं कौन सी जो वापस ले लेंगे, इन्हें बताएं हम बैरकों में रहने के आदी हैं। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली के हवाले से पूछे गए सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा ना मैंने चेयरमैन सेनेट बनाया और ना ही मैं उतारने जा रहा हूँ। चेयरमैन सेनेट नहीं होंगे तो डिप्टी चेयरमैन भी नहीं होंगे, फिर उनकी मर्जी। और अपोजिशन ने दावा किया कि सेनेट के चेयरमैन के लिए उनको 60 सेनेटर की हमायत हासिल है। सेनेट में अपोजिशन जमातों का इजलास हुआ जिसमें तरीके अदम एतमाद के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। राजा जफर की ज़ेर सदारत सेनेट इजलास में सेनेट के अपोजिशन जमातों के अरकान का इजलास हुआ, जिसमें अपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार बराए चेयरमैन सेनेट हासन बुजिंजो समेत 62 सेनेटर ने शिरकत की। 1 अगस्त को चेयरमैन सेनेट साजिश निजामी को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद के हवाले से लाहे अमल तय किया गया। नून लीग के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी ने बताया कि अपोजिशन इजलास में 62 सेनेटर ने शिरकत की। हमारे 2 सेनेटर जनरल कयूम और चौधरी तनवीर मुल्क वापस आ जाएंगे, जिसके बाद हमारे अरकान की तादाद 64 हो जाएगी। ईरान ने 1 माह के दौरान अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के 17 जासूस पकड़ने का दावा कर दिया। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जारी होने वाली खबर में कहा गया है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी के नेटवर्क मौजूद हैं जिन्हें ईरानी फोर्सेस तोड़ने में कामयाब हो गई है। हिरासत में लिए गए अफराद या तो हुकूमती हसास इदारों में मुलाजिम है या फिर प्राइवेट सेक्टर में उन इदारों में मुलाजिम थे जो मईशत, जोहरी, अस्करी और साइबर फोर्स से
रिलेटेड हैं। ये लोग आज़ादाना तौर पर काम करते थे और इनफरादी सतह पर मालूमात अमेरिका में CIA ऑफिसर को पहुंचाया करते थे। ईरान के सरकारी टीवी के मुताबिक जासूसों को अदालत में पेश किया गया, जहां जराइम साबित होने पर कुछ को सजाए मौत सुना दी गई है। सजाए मौत के हकदार जासूसों की तादाद और नाम जाहिर नहीं किए गए। इससे पहले अप्रैल में ईरान की जानिब से 250 से जायद जासूसों की गिरफ्तारी का दावा सामने आया था, जिसके 2 माह बाद मुबैना जासूस जलाल हाजी जवार को फांसी दी गई थी। जलाल ईरानी वज़ारत दिफा का मुलाजिम था और अमेरिका को मालूमात फराहम करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। और सबसे पहले बात करते हैं वज़ीर इमरान खान के दौरा अमेरिका के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर अमेरिका में है। कल रात को उन्होंने अमेरिका में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद से खिताब किया और बड़ी अहम गुफ्तगू की। देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिताब के चंद हिस्से। सबसे पहले इमरान खान। कोई दीनी जमात है, फजल रहमान इस्लाम को लेके आ रहा है, वो भी एक साथ है। वो कह रहे हैं कि पहली दफा पाकिस्तान की असेंबली डीजल के बगैर चल रही है। दूसरी तरफ सेकुलर बिलावल भुट्टो, वो भी साथ मिल गया है। फिर नून लीग, जिसका पता ही नहीं कि वो क्या है, वो भी साथ है। 3 लफ्ज सुनना चाहते हैं मेरे से, NRO। दुनिया इधर उधर हो जाए। एक आध बादशाह ने भी मुझे सिफारिश की है, इनकी बेनामी प्रॉपर्टीज हमने पकड़नी शुरू कर दी हैं। जो मर्जी आपने करना करें, आप इकट्ठे हो जाएं। आपने धरना करना है, मैं आपको कंटेनर दूंगा, उसमें धरना भी कर लें। आपने जलसे जुलूस करने हैं, वो कीमे के नान के बगैर आपके लोग नहीं निकलते। जो मर्जी करना है करें, आपको पैसा वापस करना पड़ेगा। एक तो खान साहब को ये याद करना पड़ता है कि वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं, हर पाकिस्तानी के वज़ीर आज़म हैं। कोई आपको वज़ीर आज़म माने या ना माने, मगर आप खुद को तो वज़ीर आज़म बनवाएं। जिन लोगों को कीमे वाले नानों का ताना दे रहे हैं, वो भी आपकी रियाया है। ये कोई युगंडा के बशिंदे नहीं है, ये भी पाकिस्तानी है। आपकी फैन फॉलोइंग अगर बर्गर पिज्जा अफोर्ड कर सकती है, तो ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिन्होंने जिंदगी में बर्गर और पिज्जे का सिर्फ नाम ही सुना है, खाया कभी नहीं है। तो काश वज़ीर आज़म पाकिस्तान अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानियों को यह भी बताते कि उन्होंने पाकिस्तान में अपोजिशन और मीडिया पर कितनी पाबंदियां लगवाई हुई हैं। जिनकी आवाज जरा सी बुलंद होती है वो बंद कर दी जाती है। लगता यूं है कि खान साहब अमेरिका में पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर रहे, बल्कि अपनी जमात की नुमाइंदगी करने गए हैं। इसलिए इनकी नजर में मुखालफीन तो छोड़ें, मुखालफीन को वोट देने वाले भी हकीर लोग हैं जो कीमे वाले नान के बगैर बाहर नहीं निकलते। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौज़ूआत आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। प्राइम मिनिस्टर के अमेरिका में पाकिस्तानियों से खिताब का अगला हिस्सा देखते हैं। खान साहब ने बड़ी अहम बातें की और पाकिस्तानी सियासत के हवाले से की, उन पर बात करते हैं। नवाज शरीफ कहते हैं जी मैं खाना घर से मंगवाऊंगा, खाना अच्छा नहीं है जेल का। फिर कहते हैं जी एयर कंडीशन लगा दो जेल में, अब टीवी चाहिए जेल में। तो मैं आप सबको आज वाशिंगटन, आज सबको ये कहना चाहता हूं कि वापस जाके मैं ये टीवी शीवी तो जेल से निकालू ना, मैं एयर कंडीशन भी निकालें जेल से। मुझे पता है मरियम बीबी बड़ा शोर मचाएगी, लेकिन मरियम बीबी वो जेल से बाहर जा सकते हैं। पैसा वापस कर दें। असद जरदारी आपको भी जेल में रखेंगे, ना टीवी होगा ना एयर कंडीशन होगा। बड़ा आसान है जेल से निकलना, पैसा वापस करो, हम जेल से आपको निकाल देंगे। अब खाकान अब्बासी बार बार तकरीरें कर रहे थे कि मुझे जेल में डालो, अगर मैंने कुछ गलत किया जेल में डाल दिया अब हमने उसे। मौलाना फजल रहमान अब सब जेल में इकट्ठे होंगे।
ये है अमेरिका ने भी नहीं सोचा होगा कि खान साहब उन्हें इतनी खुशियां देंगे कि उन्हें यह कहना पड़ेगा कि बस कर पगले, रुलाएगा क्या। शुक्र है खान साहब ने नवाज शरीफ से जेल सहूलियात वापस लेने का ऐलान किया है, उन्हें ग्वांतानामो बे जेल भेजने का ऐलान नहीं किया, वरना कुछ बाद नहीं था। अमेरिका को खुश करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है कि आप अमेरिकियों की सरजमीन पर खड़े हों और अमेरिकी दुश्मन की तकदीर के फैसले करें। नवाज शरीफ के साथ यही कुछ होना चाहिए था कि उसने अमेरिका के चुंगल से निकलने का सोचा कैसे। उसे ऐसी ही इबरतनाक मिसाल बनाकर दुनिया के सामने पेश करना चाहिए था कि उससे जेल की हर सहूलत छीन ली जाए, उस पर अरसा हयात तंग कर दिया जाए। लोग कहते हैं कि खास सब कंटेनर से नीचे नहीं उतर रहे, तो मेरा गुमान यह है कि उनकी पूरी सियासत इतनी है कि जिन लोगों ने अमेरिका के चुंगल से निकलने का ख्वाब देखा, उन्हें उनकी अवाम की नजरों में जलील कर दो। हाँ, वो जरदारी हो जिन्होंने रूस की तरफ कदम बढ़ाए और सऊदी अरब से रूबरदानी की, हाँ वो नवाज शरीफ क्यों ना हो जिसने चीन के साथ सीपैक किया और मुल्क की तकदीर बदलने चल पड़े। तो आज दोनों राजा दरगाह है, अमेरिका वही खड़ा है और हम भी पलटकर अमेरिका की तरफ जा चुके हैं। हैरानी इस बात पर होती अगर इन दोनों साहिबान का जिक्र अमेरिका में ना किया जाता और अमेरिकियों को यह बावर ना कराया जाता कि उनके जितने भी दुश्मन थे अब वो आजाद नहीं है बल्कि कैद है। अब कुछ बात कर लेते हैं मरियम नवाज के फैसलाबाद में रैली के हवाले से। मरियम नवाज ने फैसलाबाद में रात गए रैली से खिताब किया। ये बहुत बड़ी रैली थी जिसमें हजारों लोग शरीक थे। सैकड़ों लोग रुकावटों की वजह से रैली में शरीक ना हो सके, इसी वजह से रैली ताखीर का शिकार हुई। बावजूद उसके के पुलिस और सरकारी एहलकारों ने कोशिश की कि फैसलाबाद से बाहर से आए हुए लोग रैली में शरीक ना हो सके। इसके बावजूद हजारों लोग शरीक हुए और हजारों अफराद की शिरकत ने यह वाज़ेह कर दिया है कि मुस्लिम लीग नून अब भी एक पॉपुलर सियासी जमात है और लोगों को बाहर निकालने की सलाहियत रखती है। मरियम नवाज क्राउड पुलर है। उन्होंने रात गए यानी 3 पौने 3 बजे जिस वक्त रैली के शुरका से खिताब किया, उस वक्त भी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। बेशक ताखीर की वजह से सैकड़ों लोग वापस जा चुके थे, मगर इसके बावजूद लोगों की बड़ी तादाद वहां मौजूद थी जिसने रैली में शिरकत की। और जो सबसे अहम बात यह है कि इतनी बड़ी सियासी रैली को मीडिया कवरेज न मिल सकी, चैनल पर टिकट देने तक से गुरेज किया गया। तो लीगी ज़राए का दावा यह है कि मीडिया को मरियम नवाज की रैली को कवर करने से रोका गया, यानी सरकारी तौर पर यह कहा गया कि आप रैली नहीं दिखा सकते। तो इसका इकरार हुकूमती ज़राए ने भी किया, जिनका मौक़िफ़ यह कि किसी सजा याफ्ता के जलसे या रैली दिखाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। रैली में शुरका की अच्छी खासी तादाद से अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि साबिक़ हुक्मरान जमात के हामियों की अब भी अच्छी खासी तादाद मौजूद है, उसमें कमी नहीं आई। और अगर अपोजिशन ने तहरीक चलाने का फैसला किया या तहरीक चलाई तो हुकूमत को अच्छा खासा टफ टाइम जरूर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और मरियम नवाज की सियासत पर गुफ्तगू कर रहे हैं सुहेल बड़ाइच। देखते हैं क्या फरमाते हैं। जब हुकूमत से डिलीवरी की तवक्को की जाती है तो हुकूमत ने जहां तक तो एहतसाब था उसकी पटारी को तो भर दिया है, लेकिन डिलीवरी की पटारी अभी तक खोली भी नहीं है। ये सवाल ज़रूर पैदा होंगे, मेरा ख्याल है कि इस साल के आखिर पे शुरू होंगे और अगले साल ये बढ़ जाएंगे कि हुकूमत की डिलीवरी कहाँ है, हुकूमत ने किन शोबों में कौन सी तब्दीलियाँ लेके आनी है और लेके आई है। कहते हैं कि जब जुल्म जबर आमरीत जो हो उसके सामने मसलियत दम तोड़ देती है, उसके सामने सिर्फ एक ही चीज़ खड़ी रह सकती है, वो होती है बेमिसाल बहादुरी। अगर तो मरियम बहादुरी से लड़ी तो जबर आमरीत जुल्म इसकी हथकड़ियाँ टूट जाएंगी, लेकिन अगर मसलियत से और कभी कभी सियासत करती रहीं तो फिर जाहिर है कि वो हथकड़ियाँ और मजबूत होती जाएंगी। फैसला तो ज़ाहिर उन्होंने करना है, लेकिन इस वक्त लगता है कि वो मज़ाहमत के रास्ते पर निकल खड़ी हुई हैं। और लेकिन सवाल यह है कि वो सिर्फ अपने वालिद की रिहाई को मतमा नज़र ना रखें, बड़े मकासद जिनमें जमहूरियत,
जिनमें असूलों की पाबंदी, आइन की बहाली, इस तरह के बड़े मकासद को मद्देनज़र रखें तो फिर ज़्यादा कामयाबी। देखिए, मरियम नवाज का पहला टारगेट तो उनके वालिद नवाज शरीफ की रिहाई है। वो समझती ये है कि नवाज शरीफ की रिहाई के लिए जो कुछ वो कर सकती हैं दूसरा कोई नहीं कर सकता। दूसरी बात यह कि उनके पास मीडिया के अच्छे लोगों की कमी महसूस होती है। अभी तक मरियम नवाज के साथ वही लोग हैं जो उनके वालिद के साथ थे। फैसलाबाद में एक बहुत बड़े जलसे की मीडिया कवरेज ना होना, इसमें हुकूमत का हाथ तो है, लेकिन मीडिया टीम की भी नालायकी है। एक तो रैली की टाइमिंग इंतहाई गलत थी। प्राइम मिनिस्टर का अमेरिका में जलसा इतना बड़ा था और इतनी अहमियत का हामिल था कि मीडिया उससे पीछे नहीं हट सका। हुकूमत ने खास सबका जलसा दिखाने के लिए जबरदस्त इंतजाम कर रखा था। इसके बरक्स मरियम नवाज की रैली में ऐसा कोई इंतजाम ही नहीं था। लेकिन इससे भी किसी को कोई इनकार नहीं कि फैसलाबाद की रैली अच्छी खासी बड़ी थी। इसके शुरका की तादाद भी गैर मुतासरकुन नहीं कही जा सकती और रात गए तक ये रैली चली। अब मरियम नवाज को चाहिए कि वो अपने करीब ऐसे लोगों को रखे, ऐसे मुशीरों को, बल्कि कुछ नए लोगों को भी शामिल कर लें जो दौरे हाजिर के ऐन मुताबिक उन्हें मशवरे दे सके। इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरह का वो जोश व जज्बा और वलवला दिखा रही हैं, अगर वो इस पर कायम रही तो बहुत बड़ी सियासी कामयाबियां हासिल कर सकती हैं। यहाँ पे लगी एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूद आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। प्रोग्राम के इस हिस्से में सियासी तजियागारों से हम राय लेते हैं, उनसे जानते हैं कि मुल्क के सियासी हालात इस वक्त क्या है और हुकूमत की परफॉर्मेंस क्या है। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है इम्तियाज आलम साहब। उनसे जानते हैं कि वो हुकूमत के कारकर्दगी से कितने मुतमईन है। बात करते हैं इम्तियाज आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज आलम साहब, जल्दी से बता दीजिएगा कि ओवरऑल अगर आप हुकूमत की परफॉर्मेंस देखते हैं तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस जो है वो तसल्ली बख्श है और जो मशहूर या एजेंडा लेके मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत अभी तक संभल नहीं पाई और अभी तक इसकी परवाज नहीं हो पाई, टेक ऑफ नहीं कर सकी। ये जो बड़े दावे करके आई थी कि 200 अरब डॉलर वापस ले आएंगे, सब मसले हल हो जाएंगे, कर्ज अदा हो जाएगा और फिर अवाम पे खर्च करेंगे बाकी पैसे, वो सब शेख चिल्ली की बातें मालूम हुई। और फिर ये कि जो करप्शन के मुद्दे पे ये सारा जो इंतखाबी मुहिम चलाई गई थी उसमें से अभी तक कुछ निकला नहीं है, अभी तक कुछ बरामद नहीं हुआ और ना ही नवाज शरीफ के खिलाफ सिवाय एक केस में सजा के जो कि मशकूक हो गई है और अभी तक कोई बड़ा केस ऐसा सियासतदान का किसी नतीजे में नहीं पहुंचा है। जहाँ तक इनके वादे और दावे थे कि नौकरियाँ देने के 10 लाख नौकरियाँ देने के और 10 अरब दस्त लगाने के और 5 करोड़ या 50 लाख घर बनाने के, वो अभी तक बहुत दूर की कहानी है। हुकूमत चूँकि परफॉर्म नहीं कर पा रही, लिहाजा वो ज़्यादातर अपोजिशन पे और उनके रहनुमाओं पे करप्शन की इल्ज़ामात की बौछार किए रखती है और तवज्जो जो है मौजूदा बहरान से हटाती है, ख़ास तौर पर माशी बहरान। चले, हुकूमत अपने वादे पूरे नहीं कर सकी, लेकिन एक और जो बहुत बड़ी अवाम की नुमाइंदा होती है अपोजिशन। इम्तियाज आलम साहब, अपोजिशन का इस वक्त क्या स्टेटस है? जो जमातें इस वक्त अपोजिशन में हैं उन सब पर करप्शन के बेबहा इल्जामात है, क्या वो इल्जामात दुरुस्त साबित हो रहे हैं? क्या इस बात की तवक्को की जा सकती है कि अपोजिशन जमातों का किसी न किसी तरीके से कम बैक हो जाएगा? बजाय वो दीवार से लगी हुई है। देखिए, अब तक जो अपोजिशन पे इल्जामात लगाए गए, केसेस बनाए गए हैं, उसमें सिवाय एक केस के लजीजिया के किसी को सजा नहीं हुई है और उसमें धूम धड़क्का ज़्यादा है, प्रोपेगेंडा ज़्यादा है, एक मुहिम ज़्यादा है, अभी तक ठोस नतीजा नहीं है। अपोजिशन अभी इकट्ठी हो रही है और पहला टेस्ट उनका सेनेट के इंतखाबात में जो अदम एतमाद लाया गया है सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ, उसमें ज़ाहिर हो जाएगा। इसके बाद जो बाकी कॉल्स हैं 25 जुलाई को, ये बाद उसमें अपोजिशन कितना सामने आती है
अभी लगता है टाइम लगेगा अपोजिशन को मोमेंटम बनाने में, लेकिन मुल्क में आम हड़तालें हुई हैं, ताजरों की हड़तालें हुई हैं और सनअती मराकज़ बंद हुए हैं। ये जो बजट के साथ सिलसिला शुरू हुआ है, लगता है कि ये खलबली बढ़ेगी, अपोजिशन कम बैक कर पाएगी। अपोजिशन तो मैदान में है, मुश्किल में है, उसके खिलाफ काफ़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और वो एक बड़े उसका निशाना है तज़हीक का और इल्ज़ामात का। एक और बड़ा अहम मौजू है, वो है अवाम से रिलेटेड कि अवाम महंगाई से बहुत परेशान है, ताजर टैक्स देने से परेशान है, लेकिन हुकूमत ये कहती है जी कि महंगाई बिल्कुल नहीं हो रही, महंगाई का तासुर दिया जा रहा है। टैक्सों का मामला है, उसको भी अपोजिशन इस्तेमाल करिए। आप समझते हैं कि क्या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? हालात इस वक्त बड़े आइडियल हैं, रावी चेहरी चैन लिख रहे हैं, लोग बड़े मुतमईन हैं। देखिए, अवाम तो वाकई बहुत परेशान है, महंगाई का बहुत रेला है, बिजली, गैस, ईंधन, खुराक, हर चीज़ महंगी हो गई है और तेल महंगा, हर चीज़ महंगी हो गई है। अब गुजारा मुश्किल है, ऊपर से अफरात ज़र है और फिर ये कि रुपए की वैल्यू जो है वो 40% से कम रह गई है। अब हुकूमत जो भी कहती रहे, जो स्टेट बैंक की रिपोर्ट अभी आई है पिछली तीसरी सहमाही की, उसमें उन्होंने माना है कि मज़ीद महंगाई बढ़ेगी और ये अब 11% तक तो आ गई है, जिसके बायस इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए हैं, 13.5% किए गए हैं। मेरा ख्याल है कि ये महंगाई जाएगी 14-15% से ऊपर जाएगी और इंटरेस्ट रेट भी उस हिसाब से बढ़ेंगे, रुपया फिर मज़ीद कम होगा। जहाँ तक सवाल है ताजरों का, तो मैं समझता हूँ कि ताजरों का जो एहतजाज है वो गलत है और उन्हें टैक्स नेट में आना चाहिए। ये दुरुस्त है कि सेल्स टैक्स को कम करना चाहिए, 17% नहीं होना चाहिए, क्योंकि सेल्स टैक्स बुनियादी तौर पर एक बिलवासा टैक्स है जो लगता आवाम पे ही है, इससे और महंगाई बढ़ेगी। ठीक है, हाल ही में हमने एक और मामला देखा, वो वीडियो लीक का मामला है, जिस मामले ने बड़ी धूम मचा रखी है। एहतसाब अदालत के जज की एक वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने इतराफ़ किया कि उन्होंने दबाव में नवाज शरीफ को सजा दी, फिर उन्होंने मुलाकातों का इतराफ़ किया। तो क्या ये वीडियो सामने आने के बाद आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की आला ज़िज़िया केस में जो सजा थी वो मुतनाज़ा हो चुकी है, या आपको लगता है कि ये मुस्लिम लीग नून ने अदलिया को दबाव में लाने के लिए जानबूझकर ड्रामा किया है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत से इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की मिसालें माजी में मौजूद हैं, क्या या फिर जज साहब का मौक़िफ़ बिल्कुल ठीक है? देखिए, वो जैसी वीडियो आई है उसमें साफ तौर पे वो कह रहे हैं जज साहब कि उन्होंने दबाव में आकर ब्लैकमेल होकर फैसला दिया नवाज शरीफ के खिलाफ। उसी तरह के दूसरे केस में उन्हें रिहा कर उन्हें बरी कर दिया गया, तो उससे इस शक को, इस बात की और तक़वियत मिलती है। जज का जो बादशाह बयान आया है या जो उन्होंने एफिडेविट दिया है, वो जाहिर करता है कि उन्होंने इससे एक और नई टर्न देने की एक नई तोता कहानी पेश की है। अभी मुस्लिम लीग वाले जो कह रहे हैं, अखबारात में आया है कि उनके पास और टेप्स भी हैं जिसमें उन्होंने असल मोहरे, ये तो एक छोटा सा मोहरा थे, जो जिन्होंने इस मोहरे को इस्तेमाल किया उनके नाम भी हैं। अब सवाल ये कि रियासत मोहरों को बचाएगी या अपने रियासत के इदारों की न्यूट्रलिटी यानी गैर जानिबदारी और अखलाकी साख को बचाया जाएगा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय होगा ये बात, और जज के मामले में भी अभी वाज़ा नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये जो यकतरफा और सिलेक्टेड मुंतखबा एहतसाब की जो मुहिम चलाई गई थी, उसके गुब्बारे से जज के वीडियोज़ के बाद काफ़ी हवा निकली है और अवाम परेशान हुए हैं कि एहतसाब होना चाहिए, लेकिन ये जो गन बचाया गया है और जो इसे इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, उससे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है सारे प्रोसेस से, अवाम को भी और शहरियों को भी और कानून जानने वाले हलकों को भी। लेकिन इम्तियाज आलम साहब, हुकूमत और अपोजिशन का मामला अगर एक तरफ रखें तो एक ओवरऑल जो हुकूमती सेटअप होता है उसके बारे में तासुर यह कि हमारे यहाँ इंतकाल इक़्तिदार बुनियादी तौर पर शराकत इक़्तिदार से मशरूत है। क्या आप इस बात से मुत्तफिक है कि इक़्तिदार में आने के लिए मुक़्तदर हलकों की रजामंदी या शीरबा जरूरी है, या आप समझते हैं कि ये तासुर पाकिस्तान में अब तक ये तय नहीं हुआ कि इक़्तिदार आला का मालिक कौन है? दर हकीकत पाकिस्तान में अगर कोई सॉवरन है तो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, क्योंकि वो हमारा सबसे मुक़्तदर और ताकतवर इदारा है। वो आधी से ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख में बराह रास्त हुक्मरान रहे हैं या बिलवास्ता वो कंट्रोल करते रहे हैं।
पाकिस्तान में सवाए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के, वो भी जब याह्या खान को शिकस्त हो गई और पाकिस्तान टूट गया, इतने बड़े अलमी के बाद इक़्तिदार मुंतकिल हुआ था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, फिर हमने उन्हें फांसी लगता देखा है, उन्हें मिसाल बना दिया गया। तो जो 1985 का एक्ट ज़िया-उल-हक लेकर आए थे, इस वक्त भी वो कमो बेश वही चल रहा है। अब जुनेजो की जगह इमरान खान है, और मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान में जो अवाम का हक़ की राय दही को स्वाय एक बार के, जब वो फ्री इलेक्शन हुआ 1970 का, उसके बाद ये इलेक्शंस कोई साफ सुथरे हुए हैं, और ख़ास तौर पर पिछले इंतखाबात पे जो कुछ हुआ है और इंतखाबात से कबल हुआ, वो सब हमारी आंखों के सामने है कि किस तरह वसी पैमाने पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई मुस्बत नताइज के लिए। ठीक है, अब ज़रा फाइनली हमें ये बता दीजिए कि जो मुल्क के हालात हैं, यानी फ्यूचर इस मुल्क का क्या है, आप किस तरफ इस मुल्क के हालात को जाता हुआ देख रहे हैं? नवाज शरीफ जब गवर्नमेंट थी तो उन्होंने दावा किया था कि 2025 में दुनिया की 25 बड़ी मईशतों में पाकिस्तान शामिल होगा, ग्रोथ रेट 7 से 8% हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि मौजूदा हुकूमत इस टारगेट को हासिल कर लेगी या उससे भी कहीं आगे निकल जाएगी? देखिए, ये दावा कि पाकिस्तान 25 मईशतों में हो जाएगा, इस तरह की प्रोजेक्शन हम सुनते आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की माशी बुनियाद बहुत दस्तनगर है, बहुत नहीफ और कमज़ोर है। हमारे पास कोई मजबूत सनती बुनियाद नहीं है, हमारी ज़राअत भी बहुत पसमानदा है। ऊपर से हमने इतनी छोटी सी मईशत में बहुत बड़ा एक ह्यूज रियासती कौमी सलामती की रियासत का एक ह्यूज स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है, जिसे ये मईशत जिसे नहीं उठा सकती। फिर ये कि ये दुरुस्त है कि 5.8% तक 2018 में आखिरी साल में नवाज शरीफ हुकूमत के ग्रोथ हुई थी, नशोनुमा हुई थी, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो कायम रखी जा सकती। उसने बढ़ना था, और रुपए को जिस तरह गैर मसूदी तरीके से संभाला था इसहाक डार साहब ने, वो भी कोई तरीका ठीक नहीं था। उसने अपनी वैल्यू पे नीचे आना था। फिर ये कि ये जो डेट सारा इकट्ठा हुआ, इसकी भी जिम्मेदारी सिर्फ पिछली 2 हुकूमतों पे नहीं, अयूब खान तक जाती है। ये जो हुकूमत कह रही है, अब तो IMF की रिपोर्ट सामने है, इस साल जो है अभी 3 क्वार्टर्स की रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि 3.3%, लेकिन मेरा ख्याल है कि पिछले साल एक साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, उसकी तरक्की की शरह 3% से कम रहेगी, और महंगाई भी बढ़ेगी। इसका इतराफ़ तो स्टेट बैंक की रिपोर्ट ने भी कर लिया है। और जब नवाज शरीफ, अब इनकी इमरान खान की हुकूमत जाएगी, तो हम $50 अरब से ज़्यादा के, बल्कि अगले 3 साल में, अगले 2 साल में हम $50 अरब के मज़ीद मकरूज़ हो जाएंगे, क्योंकि हुकूमत खर्चे कम नहीं कर रही, और तरक्याती फंड्स कटेंगे, मज़ीद कटेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये 5,500 अरब रुपए के टैक्स इकट्ठे कर पाएंगे। तो मुझे लगता यह है कि जब ये हुकूमत जाएगी तो पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार 3% से ज़्यादा आगे बढ़ेगी, उसके करीब करीब रहेगी, जो कि हमारी आबादी की शरह से करीबन करीब है, जो कि एक अफसोसनाक बात होगी। काफ़ी वक्त ज़ाया हो जाएगा और मज़ीद कर्ज़ों की बोझ तले हम बहुत शुक्रिया। इम्तियाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक इंडिपेंडेंट राय है इम्तियाज़ आलम साहब की, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, और उन्होंने अपने व्यू पॉइंट से हमें आगाह किया। जो सवालात मेरे और आपके ज़हन में होते हैं, उस पर हम एक इंडिपेंडेंट राय आपको ज़रूर जो आप तक पहुँचाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मज़ीद खबरों, तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दीजिए, और फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर मौजूद हमारे पेजेस से आप प्रोग्राम देख भी सकते हैं और हमें अपने फीडबैक से नवाज भी सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।